हेलो बच्चों, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इट इज ए रोटेटिंग डिवाइस। रोटेट करती है, ये डिवाइस जो है रोटेट करती है और दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इस डिवाइस में क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर में हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं और ये डिवाइस जो है रोटेट करती है और हमको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, वाटर पंप और ये और जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी से घूमती है ना, मिक्सी है घर में, ग्राइंडर है, सब ये सब इलेक्ट्रिक मोटर इन सब में लगी होती है। और जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं वो पुरानी वीडियो एक बार सब देख लेंगे और कहीं कुछ उनको पूछना होगा वो मुझे क्वेरी कर लेना। ऐड गुरु में जाके स्टडी कॉर्नर में अपनी क्वेरी डाल देना, फिर दोबारा समझा देंगे। अच्छा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये किस पर डिपेंड करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है, मैं रीड कर देता हूं, पिछली बार सब हो चुका है। When a conductor carrying current, जब कोई कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बताया था, बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड मतलब बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, देन द कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स। कंडक्टर क्या है? कोई कंडक्टर है जिसमें करंट कैरी हो रहा है, तो उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगती है, और इस फोर्स लगने से क्या होता है? मोशन होती है, मालूम है हमको। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है वो मैक्सिमम होती है व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस फोर्स कॉजेज मोशन इन द कंडक्टर, क्योंकि फोर्स लगी, फोर्स से मोशन होती है तो कंडक्टर मूव करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में वो मूव करके रोटेट करता है, मूव करके इलेक्ट्रिक मोटर में ऐसा सिस्टम बनाया कि वो रोटेट करता है वहां पर, है तो मोशन ही, वो रोटेशन भी एक टाइप की मोशन ही है। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैंने बच्चों आपको बताया था, कैसे पता चलता है? हमको यूज करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में मैंने आपको बोला था 3 फिंगर्स हमको यूज करनी है लेफ्ट हैंड की। कौन सी? सेंटर फिंगर, फोर फिंगर और थंब। तो मैंने आपको बच्चों बताया था सेंटर फिंगर को आपको पॉइंट करना है टूवर्ड्स दी करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर फिंगर को हमें पॉइंट करना है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। थंब जो होगा वो बता देगा किस डायरेक्शन में मोशन हो रही है या फोर्स लग रही है। अब बच्चों इसमें ध्यान देना कि कभी कभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन्ड होता है क्वेश्चन में ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा होता है, फ्लो ऑफ करंट नहीं लिखा होता। तो आपको पता है करंट और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो वहां केयरफुल रहना कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दी है तो करंट की उसके ऑपोजिट होगी, ये थोड़ा केयरफुल रहना। ओके बच्चों, फिर मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? ये भी एक डिवाइस होता है, जैसे वोल्ट मीटर, अमीटर होते हैं, ऐसे गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होता है। इससे हम जो है कोई वैल्यू मेजर नहीं करते, इससे हम सिर्फ प्रेजेंस ऑफ करंट देखते हैं, करंट है या नहीं सर्किट में, उसको डिटेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर में जो जीरो होता है वो सेंटर में होता है, तो नीडल जो है उसकी गैल्वेनोमीटर की दोनों साइड में, राइट में भी और लेफ्ट में भी, दोनों दोनों साइड रिफ्लेक्ट हो सकती है। बच्चों ये म्यूट कर लो, जो बच्चे की वॉइस आ रही है म्यूट कर लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बच्चों थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सब जो है हमने लास्ट टाइम किया था, उसी को रिपीट कर रहा हूं अभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर, कंडक्टर कहें कॉइल कहें बात एक ही है। अगर कंडक्टर या कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो क्या करेगी? वो इंड्यूस करेगी करंट।
मतलब यहाँ उल्टा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट पैदा होता है, इंड्यूस करंट में करंट यहाँ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा उस कॉइल में। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन आइदर, अब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे करें। तो एक तरीका तो होता है मैग्नेटिक फील्ड को हम बार बार चेंज करते रहे, पर ये कन्वीनियंट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स रखते हैं, कॉइल जो होती है उसको मूव कराते हैं। कॉइल मूव होगी फील्ड के अंदर तो भी उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि कॉइल मूव कर रही है। दो में से एक चीज कर सकते हैं, तो हम जनरली वो कॉइल को मूव कराते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। अब ये है द इंड्यूस्ड करंट इज हाई, ये इसमें भी इंड्यूस्ड करंट हाईएस्ट कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल जो है, मोशन जिस डायरेक्शन में कॉइल मूव कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब बच्चों डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मैंने आपको बताया था कैसे पता चलता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा दोबारा पढ़ लेना। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऊपर था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ इलेक्ट्रिक यहाँ इंड्यूस करंट के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट राइट हैंड रूल में हमको राइट हैंड यूज करना है, यूज वही तीनों फिंगर करनी है। कौन सी, सेंटर फिंगर, फोर फिंगर और थंब। तो फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, और सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताएगी। बस सिर्फ हैंड चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये इट इज ए डिवाइस इन विच, अब ये उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर का उल्टा है, वहां करंट दे के मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ हम मूव करेंगे कॉइल को, कंडक्टर को, मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे और वो बदलेगी किसमें, कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मालूम है हमको, जनरेटर होते हैं घरों में, मार्केट में, सब जगह लगे होते हैं, तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, सबको मालूम है। So it is a device in which mechanical energy is used to rotate a conductor. Mechanical energy use करते हैं कंडक्टर को रोटेट करने में, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मैंने आपको बोला कि हम मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर या कॉइल को रखेंगे, उसको घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब इसके बच्चे दो तरह के जनरेटर होते हैं। अगर तो जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है तो उसको एसी जनरेटर कहते हैं, और अगर नहीं जी, एंड और अगर जो है डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है देन इट इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। तो दो तरह के जनरेटर होते हैं, एक एसी जनरेटर जो एसी, मैं बताऊंगा अभी एसी करंट डीसी करंट क्या है, और एक डीसी जनरेटर। तो ये हो गया। अच्छा बच्चों, फिर एक जो है मोटर में हमने पढ़ा था, वो चीज मोटर में भी होती है और जनरेटर में भी होती है, कम्यूटेटर और आर्मेचर। ये 5 नंबर और 6 नंबर पर है, कम्यूटेटर एंड आर्मेचर। तो कम्यूटेटर बच्चों क्या है, मैंने आपको उसमें भी दिखाया था, बताया था फिगर में। इट इज ए डिवाइस, ये ऐसी डिवाइस है दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सर्किट। कभी कभी आ जाता है कम्यूटेटर क्या है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इट इज ए डिवाइस जो कि रिवर्स कर देती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सर्किट। मैंने आपको वहां दिखाया था, बताया भी था कि कैसे ये रिवर्स करने से का क्या मीनिंग है, और ये हम कैसे वहां पे हम यूज करते हैं कम्यूटेटर के लिए। स्प्लिट रिंग, जैसे मोटर में आपने देखा था स्प्लिट रिंग थे, 2 रिंग मैंने दिखाए थे आपको। स्प्लिट रिंग में तो वो 2 रिंग है, गोल रिंग है, वो बीच में से उनमें कट है, स्प्लिट रिंग है। मतलब तो समझो एक ही रिंग है, एक रिंग है और ये उसका एक पार्ट ये है, एक ये पार्ट है, बीच में उसके कट है, तो ये स्प्लिट रिंग हो गया। डायग्राम में आपको दिखाया था मैंने, तो ये स्प्लिट रिंग ऐसा होता है। स्प्लिट रिंग मतलब गोला जो भी होता है उसे रिंग कहते हैं। ओके, फिर बच्चों आर्मेचर क्या होता है, जो कॉइल हम यूज कर रहे हैं मोटर में या जनरेटर में, कॉइल ये आर्मेचर होती है। कॉइल क्या है, ये एक सॉफ्ट आयरन का पीस है, उसके ऊपर वायर लपेटी हुई है। तो आर्मेचर क्या होता है, इट इज ए सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज बाउंडेड। और ये क्या करती है आर्मेचर, ये पावर जनरेट करती है। ये इसके ऊपर जितनी वायर लगाएंगे, जितनी ये ज्यादा वायर लपेटेंगे,
उतना ही ज्यादा पावर प्रोड्यूस होगी। आपको मैंने उसमें लूप के उस एग्जांपल में भी दिखाया बताया था, जितने ज्यादा लूप होंगे वायर में उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा और उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। याद करना लूप का। तो बच्चों अब हम देखते हैं एसी और डीसी करंट क्या होता है। एसी जो है, एसी करंट और डीसी करंट, क्योंकि जनरेटर तो हमने बोल दिया जो एसी करंट पैदा करेगा वो एसी जनरेटर, जो डीसी प्रोड्यूस करेगा वो डीसी जनरेटर। एसी होता क्या है? एसी के ऑल्टरनेटिंग करंट, वो घर में जो एसी लगे हैं वो नहीं, ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ये? इसमें ऑल्टरनेटिव करंट में इन एसी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाती है। अगर एक डायरेक्शन में, अगर मान लिया करंट जो है पहले ऐसे फ्लो कर रहा था, थोड़े इंटरवल में वो उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इन एसी डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस, रिवर्सेस मींस अपोजिट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, रिवर्सेस आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। एक पर्टिकुलर एक सर्टेन टाइम इंटरवल में इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अगर हम इसको ऐसे कहें, आपको इसमें एसी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जस्ट थोड़ा पता होना चाहिए कि ये एसी और डीसी क्या होता है। तो एसी में जो हमारे घरों में सप्लाई होती है सब एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो इसमें डायरेक्शन चेंज होती है हर सेकंड में। तो जो बच्चों हमारे घर में जो सप्लाई आती है ना, कभी आपने कहीं किसी उसके ऊपर जो किसी अप्लायंस के ऊपर पड़ा होगा लिखा हुआ, उसके ऊपर क्या लिखा होता है किसी भी अप्लायंस पे? 220 वोल्ट, है ना। कभी कभी करंट भी लिखा होता है 5 एम्पियर या 15 एम्पियर, मतलब ये इतना करंट ले सकती है। फिर उस पे लिखा होता है 50 हर्ट्ज, ये होता है ना। तो मतलब उसका वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो है 5 या 15 एम्पियर के अप्लायंसेज होते हैं जनरली हमारे पास। और 50 हर्ट्ज जो हम घरों, 50 हर्ट्ज ये क्या होती है? 50 हर्ट्ज में क्या होता है? दिस इज फ्रीक्वेंसी, मालूम है ना। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दो वर्ड होते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दो वर्ड होते हैं। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। बताता हूँ वन साइकिल क्या होता है। मतलब अगर कोई ये सर्कल है हमारे पास माना, तो कितना टाइम लगेगा पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में? ये होता है वन साइकिल पूरी। ओके, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। या अगर हम ऐसे ग्राफिकली भी हम ऐसे भी दिखाते हैं, ये पूरी साइकिल है ऐसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर पहुंच गया। ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है वन कंप्लीट, दिस इज वन साइकिल। वन साइकिल पूरा रोटेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। मतलब इस ए पॉइंट से कोई चीज चली, ये बी है,
और ये सी है, तो ए से सी तक टाइम टेकन टू कंप्लीट साइकिल। इस यहाँ पे क्या है, साइकिल का मतलब है ए टू सी, ठीक है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हें जस्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो कुछ बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, इसको इंटरेस्ट तो पढ़ सकता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है इसका रिलेशन। अब एसी में बच्चों मालूम है कितनी साइकिल कंप्लीट होती है? एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो हमारे हिंदुस्तान में, जो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में सप्लाई होती है, एसी सप्लाई होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जो है हमारे इंडिया में क्या है, वो है 50 हर्ट्ज। जब एसी सप्लाई होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, मींस 50 साइकिल्स पर सेकंड। हर एक सेकंड में 50 साइकिल ऐसी कंप्लीट होती है, ए टू सी 50 बार करेगा वो। 50 साइकिल्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये तो हो गया बच्चों एसी के बारे में, है ना। तो अब लगा लो कितनी बार जो है वो तो 150 साइकिल मीन्स एक साइकिल में कितनी बार वो करंट की डायरेक्शन बदलती है? एक बार ए टू बी, फिर बी टू सी, 2 बार हो गई ना एक साइकिल में। तो ऐसे 50 साइकिल में 100 बार डायरेक्शन जो है करंट की रिवर्स होगी, है ना। सो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। अब डीसी में क्या होता है? डीसी में डायरेक्ट, डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट। इसमें इसमें करंट फ्लोज इन 1 डायरेक्शन। इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, 1 डायरेक्शन ओनली। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके सोर्स क्या होता है? सोर्स ऑफ डीसी, सोर्स ऑफ डीसी, डीसी डायरेक्ट करंट कहां से सप्लाई होता है? बैटरी, जो कार बैटरी और ये सब, सेल, जो पेंसिल सेल जो या कोई भी सेल हम यूज करते हैं अपने घड़ी में इधर उधर, तो बैटरी सेल ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं हमको? डीसी डायरेक्ट करंट। और आपको मालूम है उसमें क्या होता है? मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि सेल या बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और करंट जो है ऐसे फ्लो करता है, ऐसे जाता है और ऐसे इधर वापस आता है। बीच में ये जो है कुछ सर्किट होता है। तो ये है डीसी के बारे में। हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे आप लोग। तो बच्चों ये हो गया एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का ब्रीफ। अच्छा, जनरेटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। अब आपको इंपॉर्टेंट है कम्यूटेटर याद रखना किस लिए यूज होता है। इट इज ए डिवाइस, वो जो कभी कभी एग्जाम में छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कम्यूटेटर किस लिए यूज होता है, तो आप कह सकते हो इट इज डिवाइस, या चॉइस में भी आ सकता है कि क्या है ये डिवाइस है जो करंट को फ्लो को रिवर्स करता है किसी सर्किट में। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे थोड़ा थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। होम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो घरों में सप्लाई होती है, इसका थोड़ा डिटेल में नहीं, थोड़ा ब्रीफ करेंगे।
इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में सप्लाई होती है, सप्लाई इन होम्स, घरों में या इंडस्ट्री में, कहीं भी जो सप्लाई होती है एटसेट्रा, है ना, कहीं भी सप्लाई हो सकती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। वो तो हमने ऊपर ही बता दिया मैंने कि जो घरों में सप्लाई होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। तो मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ आप लोगों को याद रहे। ओके, तो इसमें सप्लाई क्या होता है, वी गेट, हम क्या, वी गेट एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट इन होम्स, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। डीसी नहीं लेते हैं। अब ये होगा कि वाई नॉट डीसी, घरों में एसी क्यों आती है, वाई नॉट डीसी। इमीडिएट कोई पूछ सकता है कि वाई नॉट डीसी, डायरेक्ट करंट क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकता है कोई। तो बच्चों ऐसा है, जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आपको मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं बड़े बड़े प्लांट्स में जो घरों में सप्लाई होती है, बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स हैं, या जहाँ क्या कहते हैं डैम है, जहाँ पानी से इलेक्ट्रिसिटी कई चीजों से पैदा होती है, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के मेनली तीन चार सोर्स यूज होते हैं इंडिया में। कैसे? अच्छा चलो, पहले तो वाई डीसी से पहले हम बता देते हैं सोर्स ऑफ एसी होता क्या है, कहाँ कहाँ से आती है। तो इसके लिए थर्मल प्लांट होते हैं, अगेन बहुत यार, सोर्स ऑफ थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट में क्या यूज होता है, यूजिंग कोल यूज होता है, कोयला यूज होता है थर्मल प्लांट में। अच्छा, फिर डैम होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब है, बच्चों ये म्यूट कर लो, किसी के यहाँ कुछ ठोक पीट हो रही है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, नहीं तो फिर मैं यहाँ से काट दूंगा कनेक्शन। म्यूट कर लो बच्चों, म्यूट कर लो जल्दी से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, यहाँ पे हाइड्रो का मतलब है वाटर। तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना, तो बड़े बड़े डैम्स हैं, बाखरा नंगल डैम और कई डैम्स हैं हिंदुस्तान में, है ना। तो सब जगह पानी, पानी, हेलो, तो वाटर से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो वहाँ पानी से हम यूज करते हैं, है ना, पानी को ऊपर से गिराते हैं, उससे चला के हम मैकेनिकल एनर्जी पैदा करते हैं पानी से, और पानी के फोर्स से मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है और उससे बिजली बनती है। फिर और का क्या यूज होता है, फिर न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, इसमें क्या न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है, ये भी आगे पढ़ोगे बड़ी क्लास में। फिर और क्या होता है, विंड एनर्जी, होगा कभी बड़े बड़े फैन लगे होते हैं, कहीं पिक्चर देखी होगी या कहीं कोई घूमने गया होगा, तो कोस्टल एरिया में और डेजर्ट में जहाँ खुला ओपन एरिया होता है, वहां पे बड़े बड़े फैन लगे होते हैं ऊंचे ऊंचे, तो वो विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ सोर्स हैं जिससे एसी जनरेट होती है। अब देखो इतनी दूर एसी जनरेट हो रही है और उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी है, अब पंजाब में अगर हो रही है, भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पंजाब में है, वहां से होके दिल्ली तक आनी है, तो बहुत दूर दूर ट्रेवल करनी है।
तो एसी जो है वो एसी सप्लाई जो होती है ना लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई ऑफ एसी, लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई ऑफ एसी मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ एसी। लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई मतलब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मतलब दूर दूर से आनी है ना, तो इट लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई ऑफ एसी कंज्यूम मच लेस, कंज्यूम लेस एनर्जी, क्योंकि जब वो सप्लाई होती है ना तो जब थोड़ी एनर्जी रास्ते में लॉस होती है तो लॉस ऑफ एनर्जी कम होता है, तो ये लिख देते हैं ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई ऑफ एसी कंजम्पशन इज लेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ऐसे लिख देते हैं। ओके, ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई एनर्जी जो है लेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड। लेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, याद हो तो, कि अगर जब भी करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो उस कंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस होता है, तो क्या करंट फ्लो होने से क्या होता है, फ्लो, मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ करंट क्या कॉज करता है, कॉजेज हीट एनर्जी। जब करंट फ्लो होता है तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो या प्रोड्यूसेस लिख देते हैं, प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, तो यही लॉस होता है फ्लो ऑफ करंट का। तो एसी में कम होता है, डीसी में ज्यादा होता है। ओके, अब हम कहाँ थे, हाँ, तो अब ये जवाब हो गया वाई नॉट डीसी। डीसी में कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी जो है ज्यादा पैदा होगी, एसी में कम होती है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, इसलिए। ओके बच्चों, तो अब आ गया कि घरों में सप्लाई होती है 220 वोल्ट, इंडस्ट्री में जो है 440 वोल्ट भी होती है, तो घरों में तो ये 220 है, ये फिक्स है, और उसी हिसाब से हमारे सारे अप्लायंस बने होते हैं। पर पूरे वर्ल्ड में हर जगह नहीं, हर कंट्री का अपना अपना है, कहीं 110 भी होती है, कहीं 220 है हमारे यहाँ, तो ये चेंज होता है कंट्री। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, देखो घर के अंदर हमारे घर में आपने देखा होगा एक मीटर लगा होता है, एक जगह मीटर लगा होता है, वहां जो है बाहर से केबल आती है, एक मोटी केबल आती है, ये केबल है और मीटर है। मीटर के बाद यहाँ पे क्या लगा होता है आगे, मीटर के बाद यहाँ पे फ्यूज लगे होते हैं, ठीक है बच्चों, ये फ्यूज लगे होते हैं, और फ्यूज के बाद जो है फिर ये हमारे घर के अंदर वायर आती हैं, ये डिफरेंट अप्लायंसेज आते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये कहीं बल्ब लगा होगा घर के अंदर, फिर फैन होगा, ये फ्यूज, कई फ्यूज लगे होते हैं देखा होगा, तो फिर फैन होगा लाइक दैट। अच्छा, अब हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, ये जो सप्लाई होती है घरों में, तो सारे अप्लायंसेस कैसे लगे होते हैं, तो हमको पता है इन होम, घरों में या ऑफिस में कहीं भी, ऑल अप्लायंसेस, जितने भी अप्लायंसेस हैं, फैन, बल्ब, एवरीथिंग आर, उनको कैसे कनेक्ट किया होता है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज में नहीं लगा, मैंने बड़े डिटेल में बताया था वहां, और जिन्होंने जो लेट अभी रिसेंटली ज्वाइन किया वो पढ़ सकते हैं, वहां पे वीडियो में वीडियो अवेलेबल है, कि जितने अप्लायंस लगे होते हैं, फैन, बल्ब, या हम कुछ भी टीवी,
फ्रिज, ऑल अप्लायंसेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सीरीज में नहीं होते हैं, वहां मैंने बताया था। ओके, तो अब जो है जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो किसी भी घर के अंदर जब आता है और अप्लायंस में जाता है तो करंट फ्लो में 3 वायर होती हैं, 3 वायर होती है। अच्छा, मैं कलर वाइज कर देता हूँ। 3 वायर होती है बच्चों। एक होती है ये रेड वायर, ओके। एक होती है ब्लू, येलो, कोई भी एक कलर होता है, ब्लैक भी होता है, चलो ब्लैक कर लेते हैं। एक ही ब्लैक कलर होता है और एक होता है ग्रीन। 3 कलर की वायर होती है। तो रेड वाली जो होती है, ये रेड वाली, इसको हम कहते हैं रेड वाली लाइव वायर, इसमें करंट फ्लो होता है। ब्लैक, ये ब्लैक भी हो सकती है, कभी येलो भी होती है, कभी ब्लू भी होती है, ये ब्लैक वाली। तो इट कैन बी रेड, तो हमेशा एक तो रेड होती है, एक तो ये फिक्स है रेड। और ये वाली होती है न्यूट्रल वायर, दूसरी वाली न्यूट्रल होती है। ग्रीन वाली जो होती है ये अर्थ वायर होती है, अर्थ की होती है। बताऊंगा ये अर्थ वायर का क्या मीनिंग है। तो क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लाइव वायर इज ऑलवेज रेड, मतलब उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, लाइव वायर का कलर जो है वो रेड, ऊपर जो प्लास्टिक लगा होता है ना, वायर तो अंदर कॉपर की होती है, तो जो ऊपर लगा होता है वो आपका इंसुलेशन, वो रबड़, वो रेड होता है। लाइव वायर हमेशा। न्यूट्रल वायर जो होती है, न्यूट्रल वायर कैन बी, कभी कोई, सब अपने, कैन बी ब्लैक, ब्लू, येलो, जनरली इन 3 में से किसी एक कलर की होती है। और अर्थ वायर जो होती है, EARTH, अर्थ वायर, ये भी इज ऑलवेज ग्रीन। ठीक है बच्चों, तो लाइव वायर वो है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, न्यूट्रल वायर में करंट नहीं फ्लो होता, और अर्थ वायर तीसरी होती है। अच्छा, अब ये अर्थ वायर होती क्यों है? अच्छा बच्चों, आपको पता है कि अगर मान लिया किसी कोई अप्लायंस है, आपके मिक्सी है, गीजर है, कोई भी अप्लायंस है, उसके अंदर अगर अप्लायंस में कोई वायर से लीकेज से, कभी कभी आपने सुना होगा इसकी बॉडी में जो है क्या करंट लग रहा है हाथ लगाने से, सुना होगा। तो क्या होता है, अगर किसी डिफेक्ट के कारण, कहीं कोई लीकेज होने के कारण बॉडी में करंट आ जाता है किसी भी अप्लायंस के, तो क्या होगा कि अर्थ वायर को हम क्या करते हैं, ये कोई अप्लायंस है, ये कोई अप्लायंस है, कोई, तो ग्रीन वायर को हम क्या करते हैं, ग्रीन वायर को इसके ऊपर, बाहर से तो आयरन का इसका कवर होता है, तो इसको कहीं से आयरन की, जहां भी आयरन का इसका पार्ट है, उससे हम इसको क्या करते हैं, ग्रीन वायर को उससे टाइट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो अगर इसमें अप्लायंस में अगर इसकी बॉडी में करंट आएगा तो ग्रीन वायर से होता हुआ ये ग्रीन वायर आगे जाके घर में हम, जो जहाँ मीटर लगा होता है ना, इससे पहले क्या करते हैं, घर के बाहर या कहीं कॉर्नर में एक बड़ा गड्ढा करते हैं। जब मकान बनाते हैं उस टाइम पे होता है ये, और एक बड़ा सा गड्ढा करके डिग करके उसके अंदर हम एक प्लेट रख देते हैं कॉपर की, ये कॉपर की प्लेट होती है, और उसको हम ऊपर से फिर कवर कर देते हैं, नीचे मिट्टी है,
तो यहाँ से ये वायर जो है एक निकालते हैं और ये ऐसे, तो फाइनली ये वायर पूरे घर में घूमती है, अर्थ की वायर। तो जब भी कोई करंट होगा किसी भी अप्लायंस में, वो इसमें से होता हुआ वो जमीन के अंदर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, करंट नहीं लगेगा, हमारी सेफ्टी हो जाएगी। नहीं तो वो करंट जो है इसमें ना जाके हमारा हाथ लगने से हमारी बॉडी से जाएगा और हमें इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो सेफ्टी के लिए अर्थ वायर क्यों होती है? अर्थ वायर इज फॉर, किस लिए होती है? फॉर सेफ्टी। अर्थ वायर क्यों होती है? अर्थ वायर इज फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए होती है। ओके बच्चों, फॉर सेफ्टी। एनी काइंड ऑफ लीकेज, एनी काइंड ऑफ लीकेज ऑफ करंट, किसी भी तरह से लीकेज हो जाएगा करंट का, तो उसकी से हमें सेफ्टी के लिए। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बता दिया। घरों में या कहीं भी इंडस्ट्री में जो जितने अप्लायंसेस लगे होते हैं सब पैरेलल में होते हैं, और जो कनेक्शन होता है हर अप्लायंस का, उसमें 3 वायर होती है, एक अर्थ, एक लाइव वायर जिसमें करंट फ्लो होता है, और एक न्यूट्रल वायर। तो वो जो घरों में सप्लाई होती है मैंने आपको ऊपर बता दिया 220 वोल्ट होती है। तो ये तो हो गया कनेक्शन का। अब बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर जो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किया था, उसमें भी हमने डिस्कस किया था फ्यूज, और मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया, मैंने कहा फ्यूज लगे होते हैं। अब फ्यूज क्यों होते हैं? फ्यूज इज, अर्थ तो है, अर्थिंग वायर तो है हमें अपने आप को बचाने के लिए, किसी को करंट ना लगे। फ्यूज क्यों होते हैं? फ्यूज क्या करते हैं? फ्यूज इज प्रोटेक्ट आवर अप्लायंसेज, ये जो हमारे अप्लायंसेज हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। कैसे? हमने वहां लास्ट चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था कि और अभी भी मैंने आपको बताया कि फ्लो ऑफ करंट से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो फ्यूजेज में क्या होता है, फ्यूज के अंदर वायर लगी होती है, एक वायर होती है पतली सी, और जैसे ही करंट ज्यादा होगा, हमको मालूम है हीट इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, आई स्क्वायर आर, ये हमने पढ़ा था लास्ट उसमें, पढ़ लेना। तो करंट ज्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज्यादा होगी। तो फ्यूज में जैसे ही अगर किसी अप्लायंस में कहीं से ज्यादा करंट आ गया तो क्या होगा, ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा हीट पैदा हो जाएगी, और वो फ्यूज ऐसा बनाया होता है कि जैसे ही ज्यादा करंट आएगा ज्यादा हीट पैदा होने से वो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, और फ्यूज मेल्ट कर जाएगा मीन्स सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? तो फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में इन फ्यूज वायर जो होती है वो मेल्ट कर जाती है, मेल्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट increases after a certain limit। किसी लिमिट से ज्यादा करंट हो जाता है तो वायर मेल्ट कर जाती है। ठीक है बच्चों? सो तो फिर क्या होगा, अप्लायंस जो है वो खराब नहीं होगा। आपको मालूम है कोई अप्लायंस किसी अप्लायंस के ऊपर 5 एम्पियर लिखा होता है, किसी के ऊपर 15 एम्पियर। ऐसे ही जो हमारे घर के जो सॉफ्ट प्लग्स लगाते हैं, एक छोटे साइज के प्लग होते हैं वो 5 एम्पियर के होते हैं, एक बड़े बड़े होते हैं जिसमें फ्रिज एसी वगैरह चलते हैं वो
बड़े साइज होते हैं 15 एम्पियर के होते हैं। तो बड़े अप्लायंसेस ज्यादा करंट लेते हैं तो 15 एम्पियर, बल्ब फैन ये सब छोटे अप्लायंसेज हैं, कम करंट लेते हैं तो 5 एम्पियर के। तो उसी हिसाब से क्या है हमारे फ्यूज होते हैं। 5 एम्पियर की लाइन में जो है 5 एम्पियर का फ्यूज होगा, 5 और क्योंकि 5 एम्पियर से ज्यादा करंट हो जाएगा तो क्या होगा, वो अप्लायंस खराब होगा। और जो 15 एम्पियर से अप्लायंस चलते हैं वो 15 एम्पियर तक वो फ्यूज काम करेगा। 15 एम्पियर से ज्यादा उनमें करंट हो जाएगा तो फ्यूज वो मेल्ट कर जाएगा। तो फ्यूजेस अलग अलग तरह के होते हैं। तो मैं लिख देता हूं, जनरली वी यूज 5 एम्पियर and 15 ampere fuse in our home oblique office, जो भी है। हम 5 और 15 एम्पियर के 5 एम्पियर वाले फ्यूज 5 एम्पियर से चलने वाली चीजों के लिए, 15 एम्पियर से जो अप्लायंसेस चलते हैं उनके लिए। ओके, अच्छा फिर अब ये है कि जो, हाँ एक चीज मैंने बताया ना, भूल गया, ये जो अर्थ में मैंने बोला अर्थ में करंट हो जाएगा, तो अगर कोई अप्लायंस में लीकेज आएगी तो वो ग्रीन वायर से अर्थ में चला जाएगा। ये क्यों जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रेफर टू फ्लो, ऑलवेज प्रेफर टू फ्लो थ्रू लो रेजिस्टेंस। अगर कोई लो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा प्रेफर करता है। तो अगर अप्लायंस में करंट होगा तो क्या होगा, वो ग्रीन वायर से अर्थ में चला गया तो अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, 0 ही होता है, तो पूरा करंट लीकेज से अर्थ में चला जाएगा और हमको शॉक नहीं लगेगा। तो ये अगर कभी भी तुम्हारे पास हो, अगर ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है माना ये आई, और दो अप्लायंस, दो वो लगे हैं, एक अप्लायंस है जो हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, एक है लो रेजिस्टेंस। तो ये क्या करेगा, करंट इसमें से प्रेफर करेगा लो रेजिस्टेंस से जाना। तो ये तो हो गया बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट। अब आप लोग पढ़ लेना इस चैप्टर को, और इसमें से हो सके तो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, बुक दिखाई दे रही है, बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पर एक दो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। हाँ, तो ये एक्सरसाइज में फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम है, जब भी एक स्ट्रेट वायर में किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो हमको मालूम है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन में है इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। फील्ड कैसी होती है हमें मालूम है, स्ट्रेट वायर में कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। ये डी इज द आंसर। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर, है ना।
डी विल बी द आंसर फॉर दिस, क्योंकि स्ट्रेट वायर में पैटर्न कैसा बनता है मैग्नेटिक फील्ड का? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फिर द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमिना है वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, क्या बॉडी को चार्ज करता है वो? या द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग, क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है? प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, या द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ए कॉइल, क्या करता है? ये रोटेट करता है कॉइल को? नो, ये क्या? आंसर इज सी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है ना? हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, जो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है उसको क्या कहते हैं? किससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है? कौन सा डिवाइस है? हमने अभी बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस करता है? जनरेटर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिटेक्ट करता है, सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है। अमीटर करंट को मेजर करता है, कितना करंट है। मोटर मैकेनिकल एनर्जी पैदा करती है। तो जनरेटर है जो कि करंट को प्रोड्यूस करता है। जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो आंसर इज ए। अब फोर्थ, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर। एसी और डीसी जनरेटर में क्या फर्क है? AC generator has an electromagnet while DC generator has permanent. No, दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। फर्स्ट A is wrong. DC generator will generate high voltage. No, ऐसी कोई बात नहीं है। AC will generate a higher voltage. No, ये भी बात नहीं है। तो आंसर इज D। क्या? D क्या है? AC जनरेटर है स्लिप रिंग्स। AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं, while DC generator has a commutator. DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग होते हैं, बीच में से मैंने फिगर दिखाया था, वो स्प्लिट होते हैं। और AC में रिंग स्प्लिट नहीं होते। मतलब अगर मैं इसमें बताऊं तो AC जनरेटर में, दोबारा बता देता हूं, AC जनरेटर में क्या होता है? AC जनरेटर में रिंग ऐसे दो रिंग होते हैं, गोल गोल दो रिंग लगे होते हैं आगे पीछे। ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो DC जनरेटर में क्या होता है? DC जनरेटर में दो रिंग होते हैं, पर वो आधे आते होते हैं, ऐसे स्प्लिट होते हैं, जो भी मैंने ऊपर भी दिखाया था। ये बीच में गैप होता है इनके। DC जनरेटर में होते हैं रिंग, इसमें ऐसे होते हैं। ये तो दोनों क्या है? इन दोनों को क्या कहेंगे? ये दोनों हैं, इन दोनों को कहेंगे स्लिप रिंग। स्लिप, SLIP, स्लिप रिंग। और ये जो क्या है? ये स्प्लिट, SPLIT, बीच में से स्प्लिट किया हुआ है, स्प्लिट रिंग। ये फर्क है। AC जनरेटर में स्लिप रिंग होते हैं, DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग होते हैं। तो आंसर इज डी। AC जनरेटर है स्लिप रिंग, DC जनरेटर हैज ए कम्यूटेटर, मतलब कि स्प्लिट रिंग। ठीक है, तो चाहो तो यहां भी लिख देता हूं कम्यूटेटर। जो स्प्लिट रिंग होते हैं इसको हम क्या, ये कम्यूटेटर भी कहते हैं। अभी मैंने रिपीट लेक्चर के बिगिनिंग में बताया था, दोबारा लिख देता हूँ, कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग जिसमें होता है उसको कम्यूटेटर कहते हैं। ओके बच्चों, तो पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ, ओके बच्चों, ये अब ये है शॉर्ट सर्किट। ये पार्ट थोड़ा सा रह गया। ओके, इसको अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें मैं आपको शॉर्ट सर्किट के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। वो फ्यूज के साथ है शॉर्ट सर्किट, तो वहां बता देंगे शॉर्ट सर्किट क्या है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको शॉर्ट सर्किट से हम थोड़ा शुरू करेंगे।
शॉर्ट सर्किट, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर हम ये बता के फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो और जो भी प्रॉब्लम हो पूछते रहना, और अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मुझे स्टडी कॉर्नर में मेंशन कर देना। और जितना नए बच्चे पुराना सब पढ़ लो, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और अभी मैं नया चैप्टर नहीं शुरू कराऊंगा। जितने चैप्टर अब तक हमने किए हैं, अभी तक बच्चों इसमें हमने 3 ये जो चैप्टर कर लिए हैं, अभी उसी के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज ये सब करेंगे हम। और मैं आपको बता दूं, हमने इसमें बच्चों 3 चैप्टर कर लिए हैं। लाइट का चैप्टर किया है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी का किया है चैप्टर 12, फिर ये तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं 10 चैप्टर एनसीईआरटी की बुक के, चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 13। इसके वीडियो तीनों के आपको मिल जाएंगे एड गुरु में, वीडियो देख लो जो बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है एड गुरु। और अब हम इन्हीं 3 चैप्टर से परी कुछ एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, इसलिए जल्दी से जो है पढ़ लो, पुराने वीडियो देख लो, ताकि जब न्यूमेरिकल कराएं तो आपको कुछ समझ में आने लग जाए। ठीक, तो ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।